जय हिंद। मैं आशीष कुमार केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। एक बार आप सब बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। तो कहते हैं कि आप सुबह की जो मुस्कुराहट होती है वो आपका दिन पूरा दिन बना देती है। तो एक अच्छी सी स्माइल आप कमेंट बॉक्स में आप बिखेरिए और बताइए कि आपका जो सेशन चल रहा है, आज सेकंड सेशन की बात है, अध्याय दूसरे नियंत्रण एवं समन्वय की। आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन हो चुका है। आज इसका जो चलने वाली क्लास है दूसरा अर्ध लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न के बारे में, जिसमें खास करके आपके सामने 10 क्वेश्चन रखे गए हैं और इन 10 क्वेश्चनों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं और उसके जवाब आपके सामने दिए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका समन्वय किसे कहते हैं। तंत्रिका समन्वय जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि समन्वय क्या है और नियंत्रण क्या है। कि मानव का जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना, कोशिका से ऊतक बना है, ऊतक से अंग बने हैं, अंग से अंग तंत्र और अंतिम में एक शरीर का निर्माण होता है। तो शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग और अंग तंत्र हैं। तो इसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा भैया कि समन्वय क्या है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अंग और अंगतंत्र किसी कार्य को एक क्रमबद्ध तरीके से अंतिम अवस्था तक पूर्ण करते हैं। जैसे आप पढ़ने बैठते हैं तो शुरू में आप जो चैप्टर पढ़ना है वो शुरू से स्टार्ट करते हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं, पूर्ण करते हैं। तो उसी प्रकार ऐसी प्रक्रिया या ऐसी क्रिया जिसमें शरीर के अंग और अंगतंत्र किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से अंतिम अवस्था तक पूर्ण करते हैं, उसे कहा जाता है समन्वय। और भैया ये समन्वय होता है दो तरीके से, एक होता है तंत्रिका समन्वय और दूसरा होता है रासायनिक समन्वय। पहला है तंत्रिका समन्वय और दूसरा है रासायनिक समन्वय। तो तंत्रिका समन्वय, शरीर में पूरा एक तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है जिसके द्वारा संवेदना और प्रेरणा का स्थानांतरण या आदान प्रदान होता है। तो तंत्रिका समन्वय, जब समन्वय की क्रिया तंत्रिकाओं द्वारा संपन्न होती है, पूर्ण होती है, तो उसे कहा जाता है तंत्रिका समन्वय। और सेकंड नंबर है रासायनिक समन्वय। जब समन्वय की क्रिया विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों या हार्मोन्स द्वारा पूर्ण होती है तो उसे कहा जाता है रासायनिक समन्वय। तो यह पहला क्वेश्चन रहा, तंत्रिका समन्वय। तो जब समन्वय की क्रिया तंत्रिकाओं द्वारा पूर्ण होती है तो उसे कहा जाता है तंत्रिका समन्वय। और सेकंड नंबर चलते हैं आपका, ये सेकंड क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका क्या है, इसका कार्य बताइए। तंत्रिका कोशिका, देखिए कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है और ये कोशिकाएं जो होती हैं वो विभिन्न आकार और आकृति की होती हैं, जिसमें सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो एक कोश की जीवाणु पीपीएलओ प्लूरोपोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की होती है। और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो सभी जो धारियों में जो सबसे बड़ी या सबसे जो लंबी कोशिका होती है वो होती है कौन सी, तंत्रिका कोशिका। तो यह तंत्रिका कोशिका क्या है, इसका कार्य बताइए। तंत्रिका कोशिका जो मानव के शरीर में ये पाई जाने वाली ये सबसे लंबी, मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका को ही तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और इस तंत्रिका कोशिका की जो इकाई होती है उस इकाई को कहा जाता है न्यूरॉन। यह तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है, न्यूरॉन। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका और इसकी इकाई होती है न्यूरॉन। और एक सामान्यतः मनुष्य में इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 90 से लेकर के 100 सेंटीमीटर। और जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर। तो इसकी लंबाई भैया औसतन में 90 से 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। और कुछ अन्य जीवधारियों में इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर तक हो सकती है। भैया मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका भी बोलते हैं तंत्रिका कोशिका और इसकी इकाई होती है न्यूरॉन। लंबाई होती है 90 से 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर
और इसका कार्य यही होता है कि अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का की संवेदना उत्पन्न होती है तो संवेदना का स्थानांतरण दो चीज होता है। हम लोग कहीं जा रहे हैं तो अगर पैर में अगर कोई कांटा चुभता है तो यहाँ उत्पन्न होता है संवेदना, और ये संवेदना तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचती है मस्तिष्क में, और मस्तिष्क उसे ग्रहण करके उस पर करता है अनुक्रिया, और अनुक्रिया के रूप में लौटता है प्रेरणा। तो तंत्रिका कोशिका का कार्य ही होता है कि यह संवेदना और प्रेरणा का आदान प्रदान करना। तो यह संवेदना और प्रेरणा का आदान प्रदान या स्थानांतरण करना ही किसका कार्य है? तंत्रिका कोशिका का। ठीक है भैया, तो पहला क्वेश्चन था आपका तंत्रिका समन्वय। जब समन्वय की क्रिया तंत्रिकाओं द्वारा संपन्न हो इसे बोलते हैं तंत्रिका समन्वय। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका को तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जिसकी इकाई न्यूरॉन होती है, जिसकी लंबाई 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर होती है, और इसका कार्य होता है संवेदना और प्रेरणा का स्थानांतरण या आदान प्रदान करना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली परत का नाम। देखिए, मानव का जो मस्तिष्क होता है वो चारों तरफ से एक परत के अंदर पैक होता है, जिसको बोलते हैं क्रेनियम। मानव का मस्तिष्क चारों तरफ से एक हड्डी द्वारा घिरा होता है, जिसको बोलते हैं क्रेनियम हड्डी। क्रेनियम हड्डी होती है चारों तरफ, और इसके अंदर मस्तिष्क के अंदर जो एक लेयर पाई जाती है चारों तरफ मस्तिष्क की घिरी होती है, उसको बोलते हैं मेनिंजीज। मेनिंजीज बोला जाता है। और ये मेनिंजीज जो लेयर होती है, आप देखते हो कभी कभी एक्सीडेंटल केस में अगर सर में जब चोट लगती है तो अगर मेनिंजीज लेयर अगर डैमेज हो जाती है तो वहां पर हल्की स्वेलिंग, अगर ब्लड जमा हो जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है, तो उसका ऑपरेशन बड़ा ही क्रिटिकल होता है। अगर मेनिंजीज अगर नष्ट हो जाती है तो समझ लीजिए आपको ब्रेन हेमरेज होने का तुरंत कंडीशन जो स्थिति होती है ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जितने भी पुलिस विभाग होता है आपसे क्यों कहता है कि बार बार आप हेलमेट लगाइए, इसीलिए कहा जाता है अगर शरीर का कोई अन्य अंग टूट जाएगा तो दोबारा वो जुड़ सकता है, लेकिन अगर मस्तिष्क का जो मेनिंजीज परत है अगर ये नष्ट हो जाती है तो आपको फिर कोई भी डॉक्टर बचा नहीं सकता है। याद रखिए, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसके अलावा याद रखिएगा इसमें, तो मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली परत का भैया नाम क्या होता है? मेनिंजीज परत। और मानव मस्तिष्क किस हड्डी में पैक होता है, बंद होता है? तो उसको भैया बोलते हैं कौन सा? क्रेनियम हड्डी के अंदर बना होता है। याद रखिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है भूख और प्यास का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? हम जानते हैं कि जो मानव मस्तिष्क होता है शरीर का मुख्य कंट्रोलर है, मुख्य केंद्र है, जो शरीर की सभी प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। तो इसमें पूछा गया भूख और प्यास का नियंत्रण, कि भूख और प्यास का जो नियंत्रण होता है, हम जानते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में होता है, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क। इसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं प्रोसेंसिफेलान, मध्य को बोलते हैं मेसेंसिफेलान, और पश्च को बोलते हैं रोमेंसिफेलान। आपसे ये कहा जाता है अगर आपके ऊपर इधर साइड में अगर कभी चोट लगती है तो जो आपकी क्रेनियम हड्डी होती है, जो लेयर होती है, आपको बचा सकती है, लेकिन अगर किसी के पीछे बैक साइड मारेंगे चोट पहुंचती है तो उस समय वहां पर क्रेनियम हड्डी नहीं पाई जाती, तो उस समय कंडीशन में व्यक्ति के मरने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो याद रखें, इसमें जो भूख और प्यास का नियंत्रण होता है ये मस्तिष्क के होता है, एक भाग होता है जिसमें बोलते हैं हाइपोथैलेमस। अगर आपको याद होगा तो हम आपसे बताए थे, इसी हाइपोथैलेमस को ही कहा जाता है मास्टर की मास्टर ग्रंथि। मास्टर है मास्टर की मास्टर ग्रंथि, और मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। भैया भूख और प्यास का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा होता है, ये याद रखिएगा, और इसी को बोलते हैं मास्टर की मास्टर ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन।
देखिए, शरीर का मुख्य कंट्रोलर है ब्रेन, मस्तिष्क, वही सभी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। लेकिन मस्तिष्क ने अपना कुछ काम सौंप दिया है मेरुरज्जु को, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी। जैसे घर में अगर एक गार्जियन है, अगर कोई प्रोग्राम है तो अपना जो भार कम करने के लिए कुछ काम अपने घर के किसी अन्य सदस्य को दे देता है, तो उसी प्रकार जो ब्रेन होता है ये अपना कुछ काम मेरुरज्जु स्पाइनल कार्ड को दे दिया है। ये करता क्या है आपका, ये प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे कुछ समय के लिए, जैसे हम ये पढ़ने बैठे हैं आप और आप एकदम मगन से पढ़ रहे हैं आपका, और पीछे से आपके पीछे कोई आए और पीछे से हाथ रख दे, हम अचानक डर जाते हैं, फिर चौंक जाते हैं, तो ये होता है भैया प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब एक ऐसी घटना जो अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक घटित होती है। ऐसी क्रिया या ऐसी घटना जो अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक घटती है या घटित होती है, उसी को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे पलक का झपकना, बाइक चला रहे हैं, अचानक आंख में कुछ पड़ गया तो अपने आप अचानक आंख झपक जाएगी, पलक झपकने लगती है। सेकंड नंबर, कहीं अचानक छींक आ जाती है, ये हो गया आपका, ये याद रखिएगा आपका भैया। तो प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी घटना जो अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक घटित होती है, उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। और इसका प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मनुष्य के ब्रेन द्वारा न होकर के किसके द्वारा होता है, मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड द्वारा होता है। तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा, मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड द्वारा होता है, रीढ़ की हड्डी द्वारा होता है। अगला नंबर, अंतर्ग्रथन क्या है, जिसे सिनैप्स कहते हैं, ये क्या है आपका। देखिए, अगर भैया बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं। एक पहला भाग होता है जिसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं CNS, इसको बोलते हैं PNS और इसको बोलते हैं ANS। CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधि को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक लिख दे रहे हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधि को बोलते हैं पेरिफेरल, जो वृत्त होता है उसकी परिधि होती है उसी किनारे किनारे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और स्वायत्त को बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और इसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। तो कभी पूछा जाता है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु किस प्रकार के तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, तो केंद्रीय के हैं, ठीक है। तो इसमें अंतर्गठन, अगला नंबर देखिएगा, तो ये तंत्रिका तंत्र के भाग रहे। तो पूछा है अंतर्गठन या सिनैप्स। अभी हमने आपसे कहा कि जो तंत्रिका कोशिका होती है यह सबसे लंबी कोशिका होती है भैया। इस तंत्रिका कोशिका में, इस तंत्रिका कोशिका की जो इकाई होती है न्यूरॉन होती है, और इसी तंत्रिका कोशिका के भाग होते हैं 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला नंबर होता है इसको बोलते हैं साइटॉन, दूसरा होता है डेंड्रॉन, तीसरा होता है एक्सॉन। इस साइटॉन को बोला जाता है कोशिका काय, हिंदी में बोलते हैं। डेंड्रॉन को बोलते हैं प्रवर्ध और एक्सॉन को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तो खास करके इंग्लिश आती है, हिंदी ज्यादा पूछा नहीं जाता है नाम से। तो भैया तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन, एक्सॉन। एक छोटा सा फिगर है, इसे समझ लीजिए। ये वाला बीच वाला भाग, इसमें धागे नुमा संरचनाएं निकली रहती हैं। तो बीच वाला भैया भाग होता है, इसी को बोलते हैं साइटॉन। और ये जो बीच वाला मध्य वाला भाग है ये केंद्रक होता है, और इसके बाद जो धागे नुमा संरचना निकलते हैं इसी को बोलते हैं डेंड्रॉन या प्रवर्ध। और जो ए वाला जो भाग होता है इसी को बोलते हैं अंतिम वाले
तो बोलते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सान। अब इसमें भी एक कंडीशन है, जैसे आप एक धागा लीजिए, एक धागा लीजिएगा, आप एक समूचा धागा लीजिए और बीच से आप तोड़ दीजिए, तो जहां से तोड़ेंगे दो भाग बन गए। तो एक भाग समझिएगा ये वाला है और दूसरा भाग के नीचे का ये वाला भाग है। अब दोनों धागों को आप बांध दीजिए, जहां बांधेंगे वहां एक ग्रंथि, एक गांठ पड़ जाती है। तो ये एक स्थान एक रहा, ये दूसरा एक स्थान रहा, तो दो एक स्थान जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसी को कहा जाता है अंतर्ग्रथन या सिनेप्स। दो एक स्थान, इसी के आगे लिख दे रहे हैं, दो एक स्थान जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं या जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्स या अंतर्ग्रथन कहते हैं। ये हिंदी है और ये इंग्लिश है। ये रहा आपका, और जहां भी आपस में जुड़ते हैं वहां एक गांठ बन जाती है, उसी को बोलते हैं सिनेप्टिक घुंडी या अंतर्ग्रथनीय घुंडी। जो संरचना बनती है, जो गांठ बनती है, इसको भैया बोलते हैं सिनेप्टिक घुंडी। तो दो एक स्थान जिस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे सिनेप्स या अंतर्ग्रथन कहते हैं। अगला नंबर है पादप हार्मोन्स क्या है। जी, हार्मोन्स की बात करते हैं तो हार्मोन्स एक प्रकार के कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। जिस प्रकार जीवधारियों में, जंतुओं में जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन वो हार्मोन से द्वारा होता है, उसी प्रकार पौधों में कोई एक मुख्य तंत्र नहीं पाया जाता है जो पौधों की जैविक और रासायनिक क्रिया का नियंत्रण करे, लेकिन उसके स्थान पर एक दूसरा एक रासायनिक पदार्थ निकलता है और उस रासायनिक पदार्थ को बोलते हैं हार्मोन्स। पौधों में निकलता है इसलिए इसको कहा जाता है पादप हार्मोन्स। तो ऐसा रासायनिक पदार्थ जो पौधों की जैविक और रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है उसे बोलते हैं पादप हार्मोन्स। पौधों की कोशिकाओं से स्रावित होता है इसलिए पादप हार्मोन्स है। अगर जंतु की कोशिकाओं से स्रावित होता हार्मोन्स तो उसे बोलते हैं जंतु हार्मोन्स। तो ऐसे हार्मोन्स या पौधों की कोशिकाओं से स्रावित ऐसे हार्मोन्स जो पौधों की जैविक और रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं उसे कहा जाता है पादप हार्मोन्स। और भैया इस पादप हार्मोन्स के अंतर्गत, अब हार्मोन्स इस दुनिया में दो तरह के व्यक्ति हैं, एक जो आपको आगे ले जाने वाला है और एक जो पीछे खींचने वाला है। उसी प्रकार पादप हार्मोन्स में भी हैं, जंतु हार्मोन्स में भी हैं। पादप हार्मोन्स में भी कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे जो पौधों की लंबाई को बढ़ाएंगे और जो दूसरे रहेंगे जो पौधों की लंबाई को कम करेंगे या संदमित करेंगे। तो इस पादप हार्मोन्स में कुछ जैसे हो जाते हैं, एक होता है ऑक्सिन, एक होते हैं जिब्रेलिन, एक है आपका जैसे साइटोकाइनिन, एक होता है एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल। इसके अलावा आपके होते हैं ट्राउमेटिन है, बहुत सारे होते हैं। ऑक्सिन हमने कहा दो तरीके के हैं, एक पौधों की लंबाई में हेल्प करेंगे वृद्धि में, एक कम को करेंगे उसको। ऑक्सिन ये पौधों की लंबाई के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है और बीजों के अंकुरण के लिए मुख्य रूप से जिब्रेलिन हार्मोन चाहिए। साइटोकाइनिन ये पौधों की कोशिका विभाजन में हेल्प करेगा और एब्सिसिक अम्ल ये पौधों की लंबाई को कम करेगा। ये एब्सिसिक अम्ल है, याद रखिएगा। बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में, किस हार्मोन्स को संकट मोचन हार्मोन्स कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार अगर कोई किसी भी प्रकार की विपत्ति या संकट पड़ता है तो हम लोग सीधे हनुमान जी को याद करते हैं, अपने इष्ट आराध्य देव को याद करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर शरीर में किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव है, शारीरिक तनाव है, घबराहट है, चिंता है, भय है, क्रोध है, तनाव है, किसी भी प्रकार की इनबैलेंस की कमी है तो समझ लीजिए तुरंत शरीर में एक ऐसा हार्मोन स्रावित होता है जो उन सभी परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में लेकर के बॉडी के कंट्रोल को या बॉडी के को संतुलित कर देता है। तो आप समझिएगा इसको थोड़ा, ये होता है वृक्क और इस वृक्क के ऊपर एक टोपीनुमा ग्रंथि पाई जाती है, उसे कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। इंग्लिश में कहा जाता है भैया इसको एड्रिनल ग्रंथि। और इस एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, हिंदी में कहेंगे तो
अधिवृक्क हार्मोन्स, और इंग्लिश में कहेंगे तो एड्रीनेलिन हार्मोन्स, यह स्रावित होता है। और जैसे एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है, ये क्या करता है, सभी प्रकार के कंट्रोल को में अपने ले लेता है, उसके बाद शारीरिक संतुलन बना देता है। तो यह किस हार्मोन्स को संकट मोचन हार्मोन्स कहते हैं, तो अधिवृक्क हार्मोन्स या एड्रीनेलिन हार्मोन्स को ही कहा जाता है संकट मोचन हार्मोन्स। ठीक है, ये रहा आपका। इसके अलावा ये तुरंत स्रावित होता है और जैविक क्रिया को नियंत्रण करके ये तुरंत फिर से वापस हो जाता है, इसलिए इस एड्रीनेलिन हार्मोन्स को ही कहा जाता है लड़ो एवं मुड़ो हार्मोन्स। एक तरह से हमारे जीवन की रक्षा करता है, इसलिए इसको कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन्स। तो भैया इसके कई नाम हैं। तो किस हार्मोन्स को संकट मोचन हार्मोन्स कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथ से निकला एड्रीनेलिन हार्मोन्स को या अधिवृक्क हार्मोन्स को ही कहा जाता है संकट मोचन हार्मोन्स, लड़ो एवं मुड़ो हार्मोन्स, जीवन रक्षक हार्मोन्स, और एक नाम है संकट मोचन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है ग्रंथ किसे कहते हैं। देखिए भैया हिंदी में आप पढ़े होंगे तद्भव तत्सम। तद्भव में से होता है समझिएगा अशुद्ध और तत्सम में से होता है शुद्ध। तो ग्रंथ है तत्सम और इसका तद्भव होता है गांठ। शरीर में जैसे यहाँ पे पैर में घुटना है तो घुटना भी वहां भी ग्रंथि है, और वहां जहां ग्रंथि है जहां गांठ है, वहां जहां शरीर में जहां जहां भी ग्रंथ होगी गांठ होगी वहां से एक तरल पदार्थ निकलता है। जैसे घुटने से निकलता है साइनोवियल द्रव, जैसे घुटना होता है जो घुटने से निकलता है साइनोवियल द्रव। जैसे जैसे अवस्था ढलती जाती है इस साइनोवियल द्रव की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए वृद्धावस्था में चलने में परेशानी होती जाती है, जलन होने लगती है। तो घुटने में साइनोवियल द्रव, ठीक है। जैसे लार ग्रंथि, देखिए यहां भी ग्रंथि है, तो ग्रंथि और लार ग्रंथियों से क्या निकलता है तरल पदार्थ लार। भैया आपसे कह रहे हैं कि जहां जहां ग्रंथि मिले ना वहां समझ लीजिए कोई ना कोई एक रासायनिक पदार्थ निकलेगा। तो शरीर में पाई जाने वाली एक ऐसी संरचना जो किसी रासायनिक पदार्थ का सिक्रेट करे, जो किसी रासायनिक पदार्थ का श्रावण करती है, जो किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ को स्रावित करती है, उसी को कहा जाता है ग्रंथि। शरीर में पाई जाने वाली ऐसी संरचना जो किसी रासायनिक पदार्थ को स्रावित करती है उसे कहा जाता है ग्रंथि। और यह ग्रंथि होती है दो प्रकार की शरीर में, एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि और दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये नाम आपको मिला था जब आपसे पढ़ाया गया था जैव प्रक्रम, तो नाम हुआ था मिश्री ग्रंथ के, और मिश्री ग्रंथ कहा गया था किसे, अगन्याशय को। क्यों? क्योंकि उसमें बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी थी और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों थी, और बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं एंजाइम और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन्स। तो जिनमें दोनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकलते हैं, इसलिए इसे मिश्री ग्रंथि कहते हैं। और एक ग्रंथ होती है अगन्याशय। तो यह ग्रंथ दो प्रकार की बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं एंजाइम और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं हार्मोन्स, याद रखिएगा। तो शरीर में पाई जाने वाली ऐसी संरचना जो किसी रासायनिक पदार्थ का श्रावण करती है इसे बोलते हैं ग्रंथि। ये दो प्रकार की बाह्यस्रावी अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स। लेकिन इसके अलावा भी एक होती है जिसको नाम बताया गया भी आपका मिश्रित ग्रंथि, और वो केवल एक इकलौती शरीर में है। वो कौन सी है, अगन्याशय, और अगन्याशय को बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। और लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, सबसे बड़ी तथा छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क। ये आप इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आप सब बताइएगा कि आपको ये सब क्लास कैसी लग रही है। हमारी जितनी भी जो हमारे स्टाफ है सब आपके हर एक विषय पर आपके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अच्छे तरीके से आप अपने सिलेबस को फिर से एक बार रिवाइज करिए, बढ़िया से पढ़िए, और आशा करते हैं कि आप अभी भी हमारे बातों
को अन्यथा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी जो आपके यार दोस्त अभी पीछे रह गए हैं उनसे पास ये आपका जो केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट है, इसे आप शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे पहुंचाइए, क्योंकि आपसे ही हम हैं। अगर आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हम फिर यहीं रह जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो आज मिलते हैं फिर से आपके एक नए अध्याय में। अभी इस अध्याय का बचा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आशा करते हैं आप तो इसे आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक नए अध्याय में। धन्यवाद।